राधे कृष्णा। आरपीएससी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। यहाँ यूट्यूब चैनल पे जितना भी मैटर मैं आपको पढ़ाती हूँ वो सभी का सभी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देती हूँ, जहाँ से आप उसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर आप खुद से उसे लिख सकते हैं। वहाँ निशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पर ये सब प्रोवाइड करवा रखा है। आप इजी वे में आप यहाँ भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में करवा चुकी हूँ, काव्य शास्त्र करवा चुकी हूँ और फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए जो एमए का पार्ट है आपके स्नातकोत्तर लेवल का, वो भी मेरे इस चैनल पर पूरा हो चुका है। और इन सभी की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी निशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। इन सभी नोट्स को पढ़कर मैंने एक सीट ली है और ये सभी नोट्स मैंने आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाए हैं, ताकि बड़ी बड़ी कोचिंग में अगर आप फीस ना भर सके, बड़े बड़े एप्लीकेशन से आप कोर्स ना ले सके, तो आप ये नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, क्योंकि जितने विद्यार्थी मुझसे जुड़े हैं उनको तो पता ही है। और यदि पहली बार आप सुन रहे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए, टेलीग्राम को चेक कीजिए, वहाँ की पीडीएफ चेक कीजिए। हैंड रिटन नोट्स है और बहुत ही ऑथेंटिक किताबों से है। अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में नया परिवर्तन आया है हमारे पाठ्यक्रम के अंदर। उसी नए परिवर्तन को मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू किया है, जिसमें हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, उसकी बोलियाँ और देवनागरी लिपि हो चुकी है। कफन कहानी, पुरस्कार कहानी, ये दोनों कहानियाँ भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। साथ ही इन कहानियों से आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और आपको एग्ज़ाम में इन कहानियों से जो प्रश्न को पूछने की प्रकृति होगी आरपीएससी की, वो किस प्रकार से होगी, मैंने पूरा का पूरा इन कहानियों के अंदर बताया है। अगर आपने वो कहानियाँ अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। उसमें एक प्लेलिस्ट होगी कि फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले नए टॉपिक, उसी में आपको कफन कहानी, पुरस्कार कहानी, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये सब कुछ मिल जाएगा। प्रश्न की प्रकृति आरपीएससी की कितने टाइप से होती है, किस प्रकार से वह पूछती है, ये सारा डिटेल दिया है। और साथ ही स्टूडेंट्स ने शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं इन कहानियों के, क्योंकि कहानियाँ काफ़ी लंबी है, आप बार बार उसे पढ़ नहीं सकते। लेकिन एक या दो बार की रीडिंग के बाद यदि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप उसे पढ़ सकते हैं। अब दो कहानियाँ हम पढ़ चुके हैं, जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार और प्रेमचंद की कफन। अब आज हम तीसरी कहानी पढ़ेंगे, जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड के नए पाठ्यक्रम में ऐड की गई है। और उस कहानी का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है। कहानी का नाम यही सच है और राइटर है मन्नू भंडारी। अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे और मैं आपको लाइंस बताती जाऊंगी, आप उसे नोट करते जाइए। वैसे तो मैं पुरस्कार कहानी जो सबसे पहली पढ़ाई थी, वहाँ पर मैंने बता दिया था तरीका कि कैसे आपको पॉइंट्स लिखने हैं और किस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और अगर आप भी पढ़ते हैं तो फिर आपका दिमाग उसी ओर दौड़ेगा कि हाँ, आरपीएससी ऐसे प्रश्न को पुटअप कर सकती है। फिर भी मैं बताते जाऊंगी और आप लिखते जाइए जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और मेरे बताने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ लाइन और इम्पोर्टेंट आपको लग रही है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो हम कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। कानपुर। अब ये घटना जो हमारे सामने आ रही है वो कानपुर की है, ठीक है। सामने आंगन में फैली धूप सिमट कर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए। तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। किसे हुआ? मन्नू भंडारी को। घंटा भर हो गया यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ। अब एक चीज़ है, पहला ही, यदि आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि प्रश्न पूछने की जो सबसे पहली प्रकृति है, एक बार के लिए दोबारा बताना चाहूँगी, आपको परीक्षा में यहाँ से दे देंगे सीधा। सामने आंगन में फैली धूप सिमट कर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए। तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ, इन्वर्टेड कोमा बंद। यह पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है, या फिर यह पंक्तियाँ जो है यह
कौन कह रहा है, यह किसकी है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये मन्नू भंडारी की है और यही सच है कहानी से ली गई है। ये है प्रश्न पूछने का पहला तरीका जो आपको पुराने पेपर में देखने को मिल जाएगा और आप प्रूफ के तौर पर पुराने पेपर उठा के देख सकते हैं कि आरपीएससी इसी तरीके से प्रश्न पूछती है, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, मैं जो कह रही हूँ वो सही है। आगे देखिए, झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ, कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी है, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण मैं उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नज़र से कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। यानी काम का मन किया, लेकिन काम करना है, पड़ा है, लेकिन मन नहीं किया, इसीलिए क्या किया, बंद कर दिया। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया? फिर यह कोई आज ही की बात है? हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है। इस पॉइंट को लिख लीजिए कि हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है। और मैं हूँ कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है? थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं? तो आप यहाँ लिख लेना, थीसिस पूरी करना। यानी अगर पूछा जाए कि कौन सी किताब पढ़ रही थी या क्या वो कर रही थी, तो थीसिस पूरी करना था उसे। आगे देखिए, मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ, यानी पढ़ने की कोशिश करने लगती हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नज़र घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है, वह आया वह आया। देखिए, पाठ्यक्रम में जो नया बदलाव हुआ है वो बहुत ही आप लोगों के लिए पीड़ादायी है। मैं समझ सकती हूँ, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही दुखदायी है। लेकिन आप यदि इन कहानियों को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं ये हमारे व्यावहारिक जीवन से कहीं रिलेट है, जब आप इनको पढ़ेंगे तो आप खुद को इनमें देखने लग जाएंगे। कितनों का जीवन ऐसा होगा कि उनको लगेगा कि ये तो हमारी ही कहानी है, जैसे कि हमारे साथ हो रहा है। तो जब आप दिल की गहराइयों से इन्हें पढ़ेंगे तो आपको एक एक वर्ड, एक एक शब्द याद होगा। एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आएगा कैसे भी, बहुत अच्छे से आप हल कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा पॉइंटों की वजह से ही हम रहते हैं और पॉइंटों की ही मारामारी होती है। तो नया पाठ्यक्रम जो भी ऐड हुआ है, आप उसे बिल्कुल ना छोड़ें। एक एक प्रश्न के लिए भी अगर आपको पूरा पूरा पढ़ना पड़े तो अपना समय ज़रूर कीजिए, क्योंकि समय दान सबसे बड़ा दान है। और आज हम अगर पीछे हैं तो इसी की वजह से। यदि आप पूरा समय देते हैं, उस समय का उपयोग करते हैं, तो फिर एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं जाएगा। जैसे आपका बालकांड बहुत बड़ा है, साकेत का नवम सर्ग जो जोड़ा है वो बहुत बड़ा है, लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर सभी की सोच ये बन जाए कि इतना बड़ा है, एक प्रश्न के लिए कौन पढ़ेगा, तो फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और सिलेक्शन भी वही लेते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं इन्हीं एक एक करके और मैं कमाऊंगा और मैं सिलेक्शन के करीब जाऊंगा। तो समय सबसे बड़ी चीज़ है, आपको समय देना पड़ेगा। नए पाठ्यक्रम को तो बिल्कुल देना पड़ेगा, पुराना तो आप वैसे भी पढ़ ही रहे हैं कब से। तो ज़्यादा भागम भाग, ज़्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं रखनी है। हमें शांति से पढ़ना है, आराम से। आप रो के पढ़ेंगे तो भी आपको पढ़ना है, आप हंस के पढ़ेंगे तो भी आपको पढ़ना है, दिल से पढ़ेंगे तो भी पढ़ना है। और इन कहानियों को अगर बोरियत महसूस हो रही है और पढ़ रहे हैं तो भी आपको पढ़ना ही है। तो बेटर है कि एकदम आनंद से पढ़े, मज़े से पढ़े, और ये सोच के ना पढ़े कि मतलब है ना कि ठीक है हमें कोर्स करना है। ये सोच के पढ़े कि पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है ना वो आरपीएससी के एग्ज़ाम पे टिकी है, और फिलहाल वास्तव में टिकी है आप लोगों की, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया, पूरी की पूरी ज़िंदगी आपकी आरपीएससी के ऊपर है इस वक्त। ठीक है, तो आप मन लगा के पढ़िए। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी, हमें कहानी सुनाओगी?
इस लाइन को लिख लीजिए। मेहता साहब की बच्चे की उम्र कितनी थी? 5 साल। और क्या सुनने आई थी वो? कहानी। नहीं, अभी नहीं, पीछे आना, मतलब बाद में आना। मैं रुखाई से जवाब देती हूँ। वह भाग जाती है। ये मिसेज मेहता भी एक ही है। यूँ तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तब मेरा सिर खाने को भेज देती है। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ ही लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ू मालूम होती है। अच्छा ही है, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती थी? यानी खुद से ही सवाल, खुद से ही जवाब। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है। खट खट खट, वही परिचित पद ध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। यानी इतनी देर तो इंतज़ार कर रही थी कि कब आएगा, और सारे घर के काम भी पड़े हैं, करने की कोशिश की, मन नहीं लग रहा। सोच रही है, पर्दा हिलता है, लगता है संजय आ रहा है। अब जब वास्तव में कोई आया है और खटखट की आवाज़ पद ध्वनि की हुई है, अब यहाँ पर ये खट खट खट, ये किसी दरवाजे का नॉक नहीं है। इसको नोट कर लेना पॉइंट को। यह किसकी आवाज़ है? पद ध्वनि की। और हम परीक्षा में ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं कि खट खट खट, हमें लगता है कि दरवाजे को ही बजाया गया होगा, पर यहाँ बात किसकी है? पद ध्वनि की। अब जब पता चल गया सॉरी, कि कोई आ गया, तो अब जानबूझकर अपना ध्यान कहाँ पर केंद्रित किया? बुक के ऊपर, जिसमें कि मन लग ही नहीं रहा था। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। पॉइंट नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि संजय जब आया तो उसके हाथों में कौन से फूल थे? रजनीगंधा के। मैं देखती हूँ पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। अब मैं देख तो रही हूँ, लेकिन मैं स्वागत नहीं कर रही। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज़ हो? रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। अब आगे, मुझे क्या करना है नाराज़ होकर? रुखाई से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ ठोड़ी उठाकर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज़ करके आना भी अच्छा नहीं लगता। इच्छा होती है कह दूँ, तुम्हारे दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी ही नहीं है। पर कुछ कह नहीं पाती, एक टक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही है। कोई और समय होता तो मैंने अपने आंचल से इन्हें पोंछ दिया होता, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही है, पर मैं क्या करूं? तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगा। मुझे उसकी इस बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड़ दुलार दिखलाएगा। वह जानता जो है कि इसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजाने में वह कितना कुशल है। एक बार मैंने यूँ ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद है, तो उसने नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता। अगली लाइन लिखिए, रजनीगंधा के फूल तो लाता था वो संजय, लेकिन कब लाता था? लिख लेना, हर चौथे दिन। कब लाता था? हर चौथे दिन रजनीगंधा के फूल घर पे लाया करता था। अब आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और किस टाइप से। अब इतने पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाए हैं ना, वो सत्य असत्य में भी आ सकते हैं। कैसे? कि जैसे उसने 3 पॉइंट तो इस बुक से उठा के सही दे दिया और चौथा दे दिया, हर 5वें दिन संजय रजनीगंधा के फूल लाता था, और आपको ऊपर दे दिया असत्य कथन छांटिए। तो अब आपको दे दिया हर तीसरे दिन रजनीगंधा के फूल लाता था, हर 5वें दिन लाता था, चौथे दिन लाता था। तो आपको अगर पता है कि चौथे दिन लाता था, तो या भी जो सत्य है वो छांट लोगे या असत्य है वो छांट लोगे। और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन भी कमरे में फूल न रहे तो न पढ़ने में मन लगता है न सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास
देते रहते हैं। तो इस पॉइंट को नोट कीजिए कि संजय की उपस्थिति का आभास लेखिका को कौन देते हैं? फूल। और कौन से फूल? रजनीगंधा के। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे ईरा के पत्र की बात याद आती है, जो बात सुनने के लिए मैं सवेरे से आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में जाने कैसे उसे ही भूल गई। सुनो, ईरा ने लिखा है कि किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ? कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता है। अब यहाँ संजय पूछ रहा है। और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है, यदि तुम्हें वह जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाए दीपा, मज़ा आ जाए। अब यहाँ कोई दीपा है, ठीक है। देखो, लेखिका मन्नू भंडारी है, हमने पहले संजय का नाम सुना, ठीक है। अब ये दीपा है। अब ये कौन है ये आगे पता चलेगा। हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। यानी हम रोड पे थे, नहीं तो पक्का पता नहीं कुछ ना कुछ वो करती। जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं उससे दूर? तभी सुनाई देता है, तुम्हें ये जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूँ हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज़ की किचकिच से तो मेरा मन उब गया है। कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूँ, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। यानी आपको दो पात्र पता चल गए, एक दीपा और एक संजय। हम दूर निकलकर, और एक पात्र का नाम और आया ईरा, ठीक है, जिसका पत्र मिला था। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती हूँ, देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है, पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे। मेरे लिए तो यह पहला ही मौका है। इस लाइन को आप लिख लीजिए। अक्सर इन्वर्टेड कोमास वाली जो लाइन होती है, ये परीक्षा में ज़रूर पूछी जाती है और वो ऐसे पूछी जाएगी कि यह कथन किसका है। यही सच है मन्नू भंडारी की जो कहानी है, इसमें यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? दीपा का, ठीक है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम भी एक मूर्ख हो, घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो, इंटरव्यू के नाम से डर लगता है, क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र होते हैं, वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जाकर, ठीक है ना। यानी पहले भी चलते थे ऐसे। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ ईरा को छोड़कर मैं किसी को जानती भी नहीं। यानी ईरा कहाँ की थी? कलकत्ता की थी। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है। असहाय सी मैं कहती हूँ, मैं कौन? दीपा। और किसी को नहीं जानती। फिर मेरे चेहरे पर नज़र गड़ा कर पूछता है, निशीत भी तो वही है? अगला कैरेक्टर आता है इस कहानी का, निशीत। अब ये कौन है? ये कह रहा है कि वो भी तो कलकत्ता में है। अब देखते हैं इसका क्या रोल है। होगा, मुझे क्या करना है उससे? मैं एकदम ही भन्ना कर जवाब देती। यानी उसे गुस्सा आ गया निशीत का नाम सुनते। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि अब वह यही बात करेगा। कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे में कहता है। अब उसने कहा कुछ करना कुछ नहीं है, उसने छेड़ने के लहजे में बताया। और मैं भभक पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झपट कर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा? और देख लेगा तो देख ले, आप ही कुड़ेगा। नहीं,
हमें पसंद नहीं है बेशर्मी, और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नहीं है, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो, पर है तो रास्ता ही, फिर कानपुर जैसी जगह। कमरे में लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है, यह भी जैसे उसका रोज का नियम हो। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी में निकल कर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी, खोई खोई सी, फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। इस लाइन को आप लिख लेना, निरुद्देश्य सी, खोई खोई सी। इस लाइन को लिख लीजिए। ये इसमें जो दीपा नाम से जो पात्र है उसका कथन है। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को निहारती रहती है। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं, मानो संजय की अनेकानेक आंखें हैं जो मुझे देख रही है, सहला रही है, दुलरा रही है, और अपने को यो असंख्य आँखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूँ। मैंने संजय को भी एक बार ये बात बताई थी तो वह खूब हंसा था। फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा था, मैं पागल हूँ, निरी मूर्खा हूँ। कौन जाने, शायद उसका कहना ही ठीक हो, शायद मैं पागल ही हूँ। अब आगे फिर से कानपुर यहाँ पर, यानी अभी तक कानपुर की ही बात चल रही है। मैं जानती हूँ संजय का मन निशीथ को लेकर जब तब सशंकित हो उठता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशीथ से नफरत करती हूँ। यानी निशीथ नाम का कोई पात्र है जो दीपा के जीवन काल से उसका कोई संबंध है। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है? भला निरा बचपना होता है या बचपन है? महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है, और उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उन सबको भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। फिर तो वह सब ऐसी बेवकूफ़ी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थी जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशीथ को भूल गई। यानी इसके जीवन में पहले निशीथ था और उसके बाद अब कौन आया? संजय। मेरे आंसू हंसी में बदल गए, आहों की जगह किलकारियाँ गूंजने लगी, पर संजय है कि जब तब निशीथ की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्न सा हो उठता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूँ वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। यानी कहीं ना कहीं संजय के मन में डाउट है। कैसी लग रही है आपको ये कहानी? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और नहीं लग रही है तो वो आपकी इच्छा ना करें, पर मुझे कहानी अच्छी लग रही है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। किसका? दीपा का। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ, या वह अपने ऑफिस की मित्रों की बातें करता है, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है, सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया, स्थायी हो गया। पर संजय को कैसे समझाऊं ये सब? कैसे उसे समझाऊं कि निशीथ ने मेरा अपमान किया, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिलमिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला जिसके कारण
उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास, दया का विष मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती, नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ और सच पूछो तो अपने को भाग्यशालिनी समझती हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति के चुंगल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। आगे देखिए, संजय, यह तो सोचो, यानी वो खुद से ही बातें कर रही है यहाँ, वो उसको कह नहीं रही है, यहाँ पर खुद से ही सारी बातें कर रही है। बस बार बार संजय का नाम लेकर वो खुद ही आत्ममंथन कर रही है। यह तो सोचो कि यदि ऐसी कोई भी बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूँ आत्मसमर्पण करती? तुम्हारे चुंबनों आलिंगनों में मैं अपने को यूँ बिखरने देती? जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्या केवल इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशीथ का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। यानी वह खुद से ही कर रही है। ठीक है, अब आगे देखिए, कानपुर की बात है। यहाँ पर ये आगे कुछ कह रही है। परसों मुझे कलकत्ता जाना पड़ा, बड़ा डर लग रहा है, कैसे क्या होगा। यानी परसों मुझे जाना पड़ा नहीं, जाना है। अब यहाँ कानपुर में बैठी बैठी ये सोच रही है कि परसों मुझे कलकत्ता जाना है और बड़ा ही डर लग रहा कि कैसे क्या होगा। मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो संजय को कह रही हूँ कि वह भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू, अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, यूँ अकेली घूम फिर भी लेती हूँ। तो संजय सोचता है मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर सच यह है कि बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं ये मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे इस स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता। अब ये वह सोच रही है ना। अब आगे देखिए, अब हम कलकत्ता का दृश्य है, कलकत्ता में क्या हुआ है उसके बारे में। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है, लिख लीजिए इसे, कलकत्ता में कौन सा स्टेशन है? हावड़ा। तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं ईरा को ढूंढती हूँ, वह कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने के बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक मैं नज़रें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कूली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दे मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो कौन खड़ा है? ईरा खड़ी है। ये लिख लेना है आपको कि हावड़ा स्टेशन पर लेखिका से के रेलवे स्टेशन पर कौन आया था? ईरा ही थी। रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, उफ, तुझे न देखकर मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे घर भी कैसे पहुँचूंगी। इस लाइन को लिख लेना जो इन्वर्टेड कोमा में है। ये किसने किससे कहा था? तो ये दीपा ने ईरा से कहा था। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुंचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती है। अब यही सच है मन्नू भंडारी की इस कहानी में। किस नदी का वर्णन हुआ है या किस नदी के जल का? तो आपको लिख लेना है हुगली नदी के जल का। ईरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित से उस पुल को देखती हूँ। दूर दूर तक फैले हुगली के विस्तार को देखती हूँ। उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ, बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। इसके बाद बहुत सी भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतों, चारों ओर के वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है और इन सबके बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना, कानपुर,
कहाँ ये कलकत्ता, मैंने तो आज तक कभी बहुत बड़े शहर नहीं देखे ही नहीं। आगे देखिए, सारी भीड़ को चीर कर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों ईरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, ये दीपा कह रही है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर। उसने कहा अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर, यानी कि उसने कहा कि भाई तू तो अकेले रहती है ना। और उसको ये लगा कि, तो उसने बोला तू और डर, यानी तेरा और डर का तो कोई संबंध ही नहीं है। हम जैसे डरे तो कोई बात भी है। जिसने अपना सारा करियर अपने आप बनाया वह भला इंटरव्यू में डरे? वह फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे, जाती है कभी उनके पास भी या नहीं? यानी ये कौन कह रहा है? ये ईरा को बोल रही है वो। सॉरी, इस लाइन को हम वापस पढ़ेंगे एक बार। मुझे लग रहा है कि कुछ उल्टा मैंने बोला है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर, यानी यहाँ तक तो ईरा ने कहा है दीपा से। हम जैसे डरे तो कोई बात भी है। जिसने अपना सारा करियर अपने आप बनाया वह भला इंटरव्यू में डरे? फिर कुछ देर ठहर कर कहती है। कौन कहती है? ईरा ही कह रही है दीपा से, ठीक है। भैया भाभी तो पटना होंगे, जाती है कभी उनके पास या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी, कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। किसने कहा? ईरा ने दीपा से कहा। मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे, मैं मौन ही रहती हूँ। ईरा का छोटा सा घर सुंदर ढंग से सजाया हुआ उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ था, वे होते तो कुछ मदद ही करते, पर फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में मैं शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। यानी ईरा के जो हस्बैंड है वो कहीं टूर पर गए हुए थे। शाम को ईरा मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहाँ निशीथ दिखाई देता है। मैं सक पका कर नज़र घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज पर ही आ पहुँचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ा, नमस्कार भी करना पड़ता है, ईरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। ईरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांसें रुक जाएंगी। अब कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? जवाब ईरा देती है, मैं देख रही हूँ निशीथ बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। यह क्या शौक चल रहा है या? उसका रंग स्याह पड़ गया है, दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते हैं। ईरा को मन्नू की चिंता सता रही थी। अब यहाँ एक पॉइंट लिखने लायक है, मैं आपको बताना भूल गई कि ईरा जब कॉफ़ी हाउस में ले जाती है दीपा को तो वहाँ पर कौन मिलता है? निशीथ मिलता है। इसे आप लिख लीजिएगा। ईरा को मन्नू की चिंता हो रही थी। अब मुन्नू कौन है? मुन्नू उसका बेटा है ना। और मैं स्वयं भी घर पहुँचने को उतावली हो रही थी। कॉफ़ी हाउस से धर्मतल्ला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। यानी कहाँ से कहाँ तक की दूरी तय की गई, इस पॉइंट को लिखना है कि कॉफ़ी हाउस से धर्मतल्ला तक कैसे आते हैं? पैदल। ईरा उससे बात कर रही है मानो वह ईरा का ही मित्र हो। ईरा अपना पता समझा देती है। वह दूसरे दिन 9 बजे आने का वायदा करके चला जाता है। ये टाइम लिखना है आपको, 9 बजे। पूरे 3 साल बाद निशित का यो मिलना, यानी आपको ये पॉइंट लिखना है कि निशित कितने साल बाद मिला? 3। न चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। बहुत दुबला हो गया है निशित, लगता है जैसे मन में कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं साल रहा है इसे, ये वह सोचती है। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों न हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों न हो, पर मैं जानती हूँ ये झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा से ही तो ये सब किया था। अब आगे पढ़ते हैं।
एकाएक ही मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह! क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब वह मेज़ के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं। ज़रा उसका खिसियाना तो देखती, वह कल भी आएगा। मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, मैं उससे नफ़रत करती हूँ। अच्छा है, आए कल, मैं उसे बता दूँगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। यह भी बता दूँगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। यह भी बता दूँगी कि मैं उससे घृणा करती हूँ और उसे ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए, अभी तक निशित ने विवाह क्यों नहीं किया। करे न करे मुझे क्या, अब वो खुद ही सोच रही है, खुद ही जवाब दे रही है, यानी खुद से ही अंतर्द्वंद चल रहा है। क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं। यह खुद से कह रही है वो, है ना। अब देखिए फिर से कलकत्ता का ही है ये सीन। नौकरी पाना इतना मुश्किल नहीं, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। ईरा कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, फिर यह तो 300 का जॉब है। निश्चित सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? यानी यहाँ पर क्या हो रहा था, वो जो निश्चित है जिससे ये नफरत करती है, वो क्या कर रहा है, वो इसके लिए भटक रहा है, दीपा के लिए, है ना। उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है। वह कहता है कि जैसे भी होगा वह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा, पर आखिर क्यों, यानी वह ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है ना। कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे पास न आए। 8:45 के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशित टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पजामा। तो वह समय से पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 बजे के पहले नहीं पहुंचता। समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं। अब उसका मन इन दोनों के अंदर क्या करने लगा, तुलनात्मक अध्ययन करने लगा। किसमें? निशित और संजय में। उसे यूँ चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हुआ आया, और जब वह आया तो मैं चाह कर भी कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली, कैसे क्या करना है उसकी योजना भी बना डाली। बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस को सूचना भी दे दी कि वह आज ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी, ये विवित्र नहीं है, विचित्र है। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती थी और नकार भी नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि मैं संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं वह सुनकर यह दिलचस्पी लेना कम न कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है। मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा, हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख में बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं, मैं उसे बैठने को कहती हूँ पर वह बैठता नहीं, खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही है। एकाएक ही मुझे लगता है कि इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती और वह क्या बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए यूँ ही चला जाता। अब ये सब वो सोच रही है ना। अच्छा तो चलता हूँ। किसने कहा? निशीथ ने कहा। यंत्र चालित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं, वह लौट पड़ता है और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ वे फूल नहीं है तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। पता नहीं संजय तुम इस समय क्या कर रहे हो? 3 दिन हो गए हैं, किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक
नहीं किया। यानी लेखिका को कलकत्ता आए कितने दिन हो गए? 3 दिन, लिख लेना। फिर से कलकत्ता का दृश्य। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया, यानी अब उसका इंटरव्यू हो गया। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए थे वैसे नहीं दे पाई, पर निशीथ ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया। मैं जानती हूँ यह सब निशीथ की वजह से हुआ है। ढलते सूरज की धूप निशीथ के बाएं गाल पर पड़ रही थी। सामने बैठा निशीथ इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा। अब उसके मन के भाव देखो, है ना, जिससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, लेकिन आज उसी पर उसे क्या आ रहा था? बहुत प्यार आ रहा था। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा वह प्रसन्न है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ? उसके पास एक अजीब सी पुलक से मेरा तन मन सिहर उठता है। वह ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है और बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए यह सब कर रहा है। यानी उसने जो गलती की है उसको इस तरीके से वह सुधार रहा है। पर क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी या जो उसने किया है उसे भूल जाऊंगी? असंभव। मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। किस खुशी में? ये जो उसे नौकरी इंटरव्यू के बारे में जो है उसके लिए। काम की बात के अलावा ये पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती हूँ। मैं ईरा की ओर देखती हूँ। यानी अब वो जब ये इस अंतर्द्वंद में चल रही है तब क्या होता है? कौन कहता है ये आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए? यानी भी तुम्हारा इंटरव्यू करीब करीब हो गया, आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। यानी काम की बात के अलावा ये पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती हूँ तो मैं ईरा की ओर देखती हूँ। वह प्रस्ताव का समर्थन करके भी मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। यानी ये जो लाइन है ना, ये आप लिख लेना। ये निशीथ ने कही थी कि आज तो पार्टी हो जाए। किसने कही थी? निशीथ ने। अब यहाँ पर ईरा ने तो अपनी बेटी की तबीयत का बहाना कर लिया। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाती हूँ। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है निशीथ को नीला रंग बहुत पसंद था। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूँ। प्रसाधन यानी श्रृंगार। बार बार अपने को टोकती जाती हूँ। किसको रिझाने के लिए यह सब हो रहा है? क्या यह निरा पागलपन नहीं है? सीढ़ियों पर निशीथ हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यानी कि ये कौन लग रही है? दीपा। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपटियाँ सुर्ख हो जाती है। मैं चुपचाप इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। ये सदा चुप रहने वाला निशीथ बोला भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बातें सुनने की ज़रा भी आदत नहीं है। संजय न कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है न ऐसी बातें करता है, जबकि उसे पूरा अधिकार है और यह बिना अधिकार ऐसी बात करे। पर जाने क्या है, मैं उस पर नाराज़ नहीं हो पाती हूँ, बल्कि एक पुलक में सिहरन महसूस करती हूँ। सच, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पिछले 2.5 साल से मैं संजय के साथ रह रही हूँ। अब आपको ये पॉइंट नोट करना है कि वो 2.5 साल से किसके साथ थी? संजय के साथ। रोज़ ही शाम को हम घूमने जाते। कितनी बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। यह देखकर भी जैसे यह सब नहीं देख पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निशीथ ने यह बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? अब उसका मन ये बात कह रहा है उसे। क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? नहीं है। जाने कैसी मजबूरी है, कैसी विवशता है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती हूँ। निश्चयात्मक दृढ़ता से नहीं कह पाती कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी।
रुका ही रूम, निशित टैक्सी वाले को आदेश देता है। अब यहाँ पर वो दोनों कहाँ जा रहे हैं? स्काई रूम, सॉरी बोलने में गलती हो गई, स्काई रूम। कहाँ जा रहे हैं? स्काई रूम। टन की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है, नोट कर लेना ये पॉइंट, स्काई रूम। टैक्सी हवा से बातें करने लगती है। निशित बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श न हो। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोदी में पड़कर फरफराता है। वह उसे हटाता नहीं है। मुझे लगता है यह रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है, यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से भर जाती हूँ। आज भी मैं संजय की बात नहीं कह पाती, चाह कर भी नहीं कह पाती। अपनी इस विवशता पर मुझे खींच भी आती है, पर मेरा मुंह है कि खुलता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ, फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकी। यह निशित कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूँ कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यह सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं, पर जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूँ कि जब निशित बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूँ। जितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही है, मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं भी बही जा रही हूँ अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौट आती है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ इस हड़बड़ी में नीचे उतर पड़ती हूँ मानो अंदर निशित मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। अजी इधर से उतरना चाहिए कभी, टैक्सी वाला कहता है। मुझे अपनी गलती का भान होता है। अब वो किधर से उतरी? दाहिनी ओर से। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को नोट करना, दाहिनी ओर से। और टैक्सी वाले ने क्या बोला कि अजी इधर से उतरना चाहिए कभी, यानी कि उसे अपनी गलती का भान हुआ। उधर निशित खड़ा है, इधर मैं, और बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे तो मुझे ही देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता था। चुपचाप हम दोनों अंदर चले जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नज़रों से ऐसे बचाकर चलती हूँ मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो और कोई मुझे पकड़ ना ले। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है? आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे अधिक मन की हलचल से मैं अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बेरा कोल्ड कॉफ़ी के ग्लास और खाने का कुछ सामान रख जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशित कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस करती हूँ। वह जल्दी से कॉफ़ी का स्ट्रॉ मुंह से लगा लेता है। मूर्ख कहीं का, वह सोचता है मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वह इस समय क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। यानी कितने दिन हो गए थे साथ में? 3 दिन। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों पर छाई हुई थी, पर आज अवश्य ही वह बात आएगी। ना आए ये कितना अस्वाभाविक है, पर नहीं स्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया, उसे उलट कर देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी में नहीं। जो संबंध टूट गए, अब उन पर कौन बातें करे या कौन बात करे? मैं तो कभी नहीं करूँगी, पर उसे तो करना चाहिए। थोड़ा उसने था, बात भी वही आरंभ करे। मैं क्या करूँ? और मुझे क्या पड़ी है? मैं तो जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूँ। क्यों नहीं, मैं इसे अभी संजय की बात बता देती हूँ, पर जाने कैसी विवशता, जाने कैसा मोह है कि मैं मुँह नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा।
आपने कुछ कहा? नहीं तो मैं खिसिया जाती हूँ। फिर वही मौन। खाने में मेरा ज़रा भी मन नहीं लग रहा। पर यंत्र चालित सी मैं खा रही हूँ। शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है। फिर मुझे लगता है कि उसके होंठ फड़क रहे हैं और स्ट्रॉ पकड़े हुए उंगलियां काँप रही है। मैं जानती हूँ वह पूछना चाहता है, दीपा, तुमने मुझे माफ़ कर दिया न? वह पूछ ही क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ही ले तो क्या मैं कह सकूँगी कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर सकती? मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफ़ी पी ली तो यह मत समझो कि मैं तुम्हारे विश्वासघात को भूल गई हूँ। और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। पर यह क्या? असह्य अपमानजनित पीड़ा, क्रोध, कटुता क्यों नहीं याद आती? मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं, चांदनी रातों के वे चित्र उभर आते हैं जब घंटों समीप बैठ मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे। यानी ये कहाँ रहते थे पहले दोनों? पटना। कौन कौन? दीपा और निशीथ। बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी। जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे। एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया में मैं कुछ बोलना भी चाहती तो मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता के एक क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा। कौन कहता है ये? लिख लो इसे। निशीथ कहता है। आज भी तो हम मौन ही हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं। क्या आज भी हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों में गुजर रहे हैं? मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ, नहीं नहीं नहीं, पर कॉफ़ी सिप के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा यह विरोध हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निशीथ मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ से छू जाए। यानी अब ये भावना लेखिका के यानी इसके दीपा के मन में उठ रही है ना। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झनझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। मन में प्रचंड तूफान, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ। फिर वही मौन, वही दूरी, पर जाने क्या है कि मुझे लगता है कि निशीथ मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन कहता है कि क्यों नहीं निशीथ मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं ज़रा भी बुरा नहीं मानूंगी, ज़रा भी नहीं, पर वह कुछ भी नहीं करता। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए सोना चाहती हूँ, पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आ खड़ा होता है। अब आगे देखिए फिर से कलकत्ता। अपनी मजबूरी पर खींच खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बातें बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटकी थी कि कुछ भी नहीं बता पाई। शाम को मुझे निशीथ अपने साथ लेक ले गया। कहाँ ले गया था? लेक, झील पर। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। लिख लेना इसे, लेक ले गया था, है ना। कुछ दूर पर काफ़ी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी। यानी पहले तो वो स्काई रूम गए थे कॉफ़ी वॉफ़ी पीने, नाश्ता करने। अब कहाँ गए? लेक पर गए। पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर के वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी, मेरी ओर देखकर उसने कहा। बोले हाँ। नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं ये कह गई। कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह मुझसे प्रेम करता है। वह बहुत अच्छा है, बहुत ही। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा, पर मैं कुछ भी तो नहीं कह पाती हूँ। कितना अंतर्द्वंद चल रहा है इसके मन में, कितना भयंकर वाला। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला आती है। मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ। एक बात पूछना तो भूल ही गई मैं, कैसी लग रही है आपको ये कहानी? अच्छी लग रही होगी। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं
पूरे मन से सुन रहे हैं, तो फिर लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर कहानी अच्छी लगती है तो। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती। यानी ये कौन कहता है? तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ, ये निशीथ कहता है। और यहाँ पर दीपा की सांसें जहाँ की तहाँ रुक जाती है। आगे के शब्द सुनने के लिए पर शब्द नहीं आते। ठीक है, मतलब वो इतना ही कहता है। वो चाहती थी और कुछ बोले पर वो बोला नहीं। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते निशीथ कि आज भी तुम मुझे प्यार करते हो, तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया उसे भूलकर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशीथ, कह दो। यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, ज़रा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूँ निशीथ, इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। अब बहुत बड़ा अंतर्द्वंद, यानी हमने ऊपर पढ़ा कि संजय से प्यार करती हूँ, निशीथ से घृणा करती हूँ, है ना। लेकिन अब मन के भाव बदलने लगे और बदल रहे हैं। मैं जानती हूँ कि तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी जो, यानी सदा से ही तुम ऐसे हो। फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ, पर तुम्हारी नज़र तो लेक के पानी की तरह जमी हुई है, बिल्कुल शांत और मौन। ये लाइन लिख लेना कि निशीथ की नज़र किसकी तरह जमी हुई थी, या किस पानी की तरह जमी हुई थी? लेक के पानी की तरह, झील के पानी की तरह। आत्मीयता के एक क्षण अनकहे भले ही रह जाए, अनबुझे नहीं रह सकते। तुम चाहे न कहो पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात ही तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो कि आज भी दीपा तुम्हारी है, और मैं लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत ना करनी पड़े। लगता है रात आधी से भी अधिक ढल गई। अब देखिए कानपुर। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए भी निशीथ की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया कि तुम स्टेशन मत आना। ईरा आई थी और गाड़ी पर बिठाकर चली गई, या कहूँ कि मैंने ज़बरदस्ती उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशीथ आएगा। विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेली ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी, चलते समय ही शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए, लिख लेना कि गाड़ी चलने में कितने मिनट शेष थे, 10 मिनट थे। देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशीथ आ रहा था। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ। आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता है। वह बहुत थका हुआ लग रहा है। शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा। दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने आ पहुँचा। मन करता है कुछ ऐसा करूँ जिससे इसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूँ, हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई। अंदर झांकते हुए पूछता है, हाँ पानी वानी तो है। बिस्तर फैला लिया। मैं खींच पड़ती हूँ। शायद वह समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा। वह क्यों नहीं कह देता? क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर लेता है? आज भीड़ विशेष नहीं है। चारों ओर नज़र डालकर वह कहता है, आज भीड़ विशेष नहीं है। वह चारों तरफ नज़र डालकर निशीथ क्या बोलता है? आज भीड़ ज़्यादा नहीं है। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नज़र मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही थी। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा। मुझे कभी उस पर दया आती है तो कभी खीज। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट ही बाकी रह गए। कितने मिनट? 3। एक बार फिर हमारी नज़रें मिलती है। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी नज़र से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो, और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वह नीचे प्लेटफॉर्म पर। जाकर पहुँचने की खबर देना।
जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा मैं तुम्हें सूचना दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी और मेरी आंखें छल छला आती है। गाड़ी हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है, मन करता है चिल्ला पड़ूं। मैं सब समझ गई निशीथ, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों से नहीं कह पाए वह तुम्हारे एक क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ कह नहीं पाती, बस साथ चलते निशीथ को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी के गति पकड़ते ही वह हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छल छलाई आंखें मुंद जाती है। मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही क्या है, सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियाँ धुंधली सी दिखाई देती है। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशीथ के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफलता प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियाँ दिखाई देती है। धीरे धीरे वे सब दूर हो जाती है, पीछे छूटती जाती है। मुझे लगता है यह दैत्याकार ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। कैसे मन से? बोझिल मन से। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उससे क्या कहूँगी? इतने दिनों तक उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी। कहूँगी, संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अतल गहराइयों में जमी हुई थी, इसका एहसास कलकत्ता में निशीथ से मिलकर हुआ। याद आता है तुम निशीथ को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते और मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल से मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल रखा था। पर आज भ्रम के छलना के सारे ही जाल छिन्न भिन्न हो गए हैं। मैं आज भी निशीथ को प्यार करती हूँ और ये जानने के बाद एक दिन भी मैं तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूँ। आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया तो जैसे सब कुछ ही स्पष्ट हो गया, और जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया तो तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूँ तो भी झूठ नहीं बोल सकती। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशीथ को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेहिल स्पर्श से मुझे जिला दिया, यानी मुझे जीवन दिया। मेरा मुरझाया मरा मन हरा हो उठा। मैं कृतकृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियाँ, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहाँ शब्द चूक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुंबनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की सुध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। आगे सोचती हूँ, निशीथ के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की। तुम पूरक थे, मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है और बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का और भरमाने का
प्रयास मात्र होता है। इसी तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती है जो मैं संजय से कहूँगी, कह सकूँगी ये सब, लेकिन कहना तो होगा। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन में किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय करती रहूं। छी, नहीं जानती यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला उसे। आगे लौटकर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ कि सब कुछ ज्यों का त्यों है, सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गए, कुछ फूल झरकर ज़मीन पर इधर उधर भी बिखर गए हैं। आगे बढ़ती हूँ तो ज़मीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है। संजय की लिखाई है। खोला तो एक छोटा सा पत्र था। दीपा, यानी पत्र में लिखा है, दीपा के नाम का पत्र है। दीपा, तुमने जो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ, 5-6 दिन में लौट आऊँगा। तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक हूँ कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। ये एक पत्र था जो वो रख के गया था। एक लंबा निश्वास निकल जाता है। लगता है एक बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में तो मैं अपने को अच्छी तरह तैयार कर लूँगी। नहा धोकर सबसे पहले मैं निशीत को पत्र लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति से जो हिचक मेरे होठ बंद किए हुए थी, दूर रहकर वह अपने आप ही टूट जाती है। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं सब कुछ समझ गई हूँ। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी उस हरकत से बहुत दुखी थी, बहुत नाराज़ भी, पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता। लौटी हूँ तब से न जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों के आगे छाई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ, यानी ये सब उसने लिखा है। रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नज़रें सूने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदल कर सो जाती हूँ। अब है कानपुर। आज निशीत को पत्र लिखे 5वां दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी। कौन सा दिन है? 5वां। पर आज की भी दोनों डाकें निकल गई। जाने कैसा सूना सूना अनमना अनमना लगता रहा सारा दिन। किसी भी तो काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती, डाक से ही उत्तर दे दिया उसने। समझ नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है, पिछले 2.5 सालों से करीब इस समय यहीं खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की थी। क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ या मैं निशीत के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। फिर निरुद्देश्य से सी कमरे में लौट जाती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यहीं बैठी रही तो दम घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले आती हूँ। शाम का धुंधलुका मन के बोझ को और भी बढ़ा देता है। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले आती हूँ। शाम का धुंधलुका मन के बोझ को और भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊँ? लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई, मंजिल खो गई। मैं स्वयं नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर भी निरुद्देश्य सी चलती रहती हूँ, पर आखिर कब तक यूँ भटकती रहूँ। हार कर लौट पड़ती हूँ। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। ईरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई हो। किसका पत्र था वो? ईरा का था। किस चीज़ के लिए? जिस चीज़ का वो इंटरव्यू देने गई थी उसमें उसकी नियुक्ति हो गई। आगे देखेंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि खुश नहीं हो पाती। यह खबर तो निश्चित भेजने वाला था। एकाएक ही एक विचार मन में आता है। क्या जो कुछ मैं सोच गई वह निरा भ्रम ही था? मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान? नहीं नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूँ जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेक पर बिताए उन मधुर क्षणों को भ्रम कैसे मान लूँ जहाँ उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया हो।
आत्मीयता के वे अनकहे क्षण, तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही हिचक रोके हुए हैं? तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ, ये संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे यह घड़ी घंटे सुना सुना कर मुझे संजय की याद दिला रही है। फहराते ये हरे पर्दे, ये हरी बुक रैक, यह टेबल, ये फूलदान, सभी तो संजय के ही लाए हुए हैं। मेज पर रखा ये पेन उसने मुझे सालगिरह पर लाकर दिया। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कस कर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही है। उस जल की ओर देखते हुए निशीथ की आकृति उभर आती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ न कह पाने की मजबूरी, उसकी विवशता, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है, और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए दूसरे हाथ की उंगलियों को बालों में उलझाए निशीथ बैठा है। वही मजबूरी, वही विवशता, वही घुटन लिए। वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बस काँप कर रह जाता है। ओह, लगता है उसकी घुटन मेरा दम घोट कर रख देगी। मैं एकाएक ही आंखें खोल देती हूँ। वही फूलदान, पर्दे, मेज, घड़ी, यानी ये सब बंद आंखों से उसे महसूस हो रहा था। आखिर आज निशीथ का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, अब क्या लिखा था उसमें? प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही ईरा जी को फ़ोन करके सूचना दी थी और उन्होंने बताया कि वे तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें एक काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर शुभेच्छु, निशिथ। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त हो गए। रह जाता है केवल शेष फिर। यानी उस पत्र में लास्ट में क्या लिखा था? शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है। क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा? क्या लिखेगा वह? दीपा, मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है। एक क्षण में संज्ञा शून्य सी उसे इस तरह देखती हूँ मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती और विक्षिप्त सी उससे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? और मेरा स्वर टूट जाता है। अनायास ही आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? मारो भी गोली काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था, और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित। तो ये आपकी मन्नू भंडारी की कहानी है जो पूरी हुई है। हो सकता है लंबी है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे अच्छे मन से तो बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताएं, कितना समझ में आया ये भी बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है हर दिन आपके लिए एक नया वीडियो लाने के लिए। हमने 3 कहानियाँ पढ़ ली है, पुरस्कार, कफन और यही सच है। अब मैंने आपका जैसा कि सभी की डिमांड थी, अभिव्यक्ति माध्यम के जो इम्पोर्टेंट नोट्स है या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो बुक अभी राजकीय विद्यालय में चल रही है, तो मैं कुछ टॉपिक्स उसमें से लेके और मैं बहुत जल्दी 4 या 5 वीडियो में अभिव्यक्ति माध्यम की किताब के
सारे नोट्स मैं करवा दूंगी। वैसे तो मैंने जनसंचार की पूरी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे शॉर्ट नोट्स भेज दिए, लेकिन अभिव्यक्ति माध्यम बुक पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आप सभी के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि यदि पूरी बुक आप पढ़ेंगे तो इतना समय आपके पास नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि आपका समय फालतू में ख़राब हो यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं पढ़ाने लगूँगी तो मुझे तो फ़ायदा ही है, मेरा चैनल चल रहा है, लेकिन आप लोगों के पास इतना समय नहीं है। मैं उसमें से जो एग्ज़ाम में आने लायक चीज़ें हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उन्हीं को मैं 4 से 5 वीडियो में पूरा करा दूँगी, और अभिव्यक्ति माध्यम से आपका एक भी प्रश्न गलत बिल्कुल नहीं होगा, जिसमें कार्यालय लेखन भी आ जाएगा। जैसे आपका वो थे ना टॉपिक, मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स मिले, कहानी, रेडियो, विषयक वार्ता, सृजनात्मक लेखन, कहानी, कविता, रेडियो, नाटक, ये सब, और कार्यालय लेखन, ये सारे मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट मैटर में करा दूंगी। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और भी जो कुछ आपको समझ में आया नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।